स्टोन अगरबत्ती। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। श्री अमरनाथ जी यात्रियों के 40वें जत्थे में 656 कुल यात्री शामिल हैं, जो पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह यात्री निवास जम्मू से रवाना हुए। इन यात्रियों में बालटाल मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 370 यात्री और पहलगाम मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 286 यात्री शामिल हैं। ये सभी 19 वाहनों में सवार थे। तो 40वें जत्थे में कुल यात्रियों की जो संख्या है वो है 656। अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए 40वां जत्था रवाना हुआ है जम्मू से, जिसमें कुल 656 यात्री शामिल हैं, श्रद्धालु शामिल हैं। और इन 656 में से 370 यात्री बालटल मार्ग से रवाना हुए हैं, जबकि पहलगाम मार्ग से जाने वाले यात्रियों की संख्या है 286। अगली खबर, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को आज यात्री निवास भगवती नगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एडीजीपी मुकेश सिंह ने गणेश पूजन के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कड़ी सुरक्षा के बीच 29 बसों में 1318 यात्री बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले। यात्रा आज पुंछ में रुकेगी और कल आधार शिविर से दर्शन के लिए आगे बढ़ेगी, जो पुंछ शहर से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ पे यात्री इकट्ठा हो चुके हैं और ये यात्रा अब पुंछ बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना होगी। यहाँ से हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं जो यहाँ से बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना होंगे। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम किशन प्रजापति है। कहाँ से हैं आप? राजस्थान। कहाँ जा रहे हैं? बाबा बूढ़ा अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा जो पहलगाम के रास्ते से की थी या बालटल के रास्ते से? बालटल के रास्ते से। अभी आप बूढ़ा अमरनाथ के लिए? बूढ़ा अमरनाथ जा रहे हैं और प्रदेश से ये 10 दिन के अंदर हजारों की संख्या में यात्री आएंगे और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? विनोद प्रजापति। आप भी यात्रा के लिए जा रहे हैं? जी, यात्रा। कैसा उत्साह है आप में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? विकास सैनी। अच्छा, बूढ़ा अमरनाथ की बूढ़ा यात्रा के लिए अमरनाथ जा रहे हैं? जी जी जी। क्या कामना करेंगे बाबा से? देश में सुख खुशहाली रहे, सुख शांति रहे, इसके लिए कामना। मेरा नाम रामू तिवारी, बैरंदल जिला से संयोजक गंज बाउसदा मध्य भारत प्रांत से हूँ। बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के दर्शन के लिए हम सारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जा रहे हैं। तो क्या कामना करेंगे बाबा से? देश की खुशहाली की, मंगल की कामना करी जाएगी वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो यात्रु है, जो यहाँ से आए हैं, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं, वीर बजरंगी के नारे लग रहे हैं और कामना की जा रही है देश की एकता अखंडता के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये सब यात्री पहले जो अमरनाथ कश्मीर में है वहां की यात्रा इन्होंने पहले की और माना जाता है कि जो ये यात्रा है बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करनी जरूरी है, क्योंकि इस यात्रा को करने से वो यात्रा सफल हो जाती है। माना जाता है अगर वो यात्रा बूढ़ा अमरनाथ की ना की जाए तो यात्रा जो अमरनाथ केव की है, भोले बाबा की है, वो अधूरी रहती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ में राजेंद्र टिक्कू, न्यूज 18 जम्मू। और इस वक्त राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र टिक्कू जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे दर्शकों को जरा ये बताएं कि ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है, इसका उन अमरनाथ यात्रियों से जो मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो ये दोनों से कितना अलग है या इन दोनों का आपस में क्या मेल है? जी विशाल, ये कहा जा रहा है कि जो बाबा बर्फानी, जो कश्मीर में हमारे बाबा बर्फानी हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए लोग वहां जाते हैं और ये भी कहा जाता है वहां यात्रा
के आने के बाद बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करनी जरूरी है, तो इसे सफल माना जाता है। और जहां तक कुछ संतों का कहना है कि वो कह रहे हैं कि अगर अमरनाथ यात्रा जो महाशिवलिंगम कश्मीर के पहलगाम या बालतल के इलाके से जहां लोग यात्रा के लिए जाते हैं वहां है, अगर कोई वहां शख्स नहीं जा पाता है किसी कारण, तो वो अगर इस बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करेगा तो उसे वही फल मिलेगा जो उससे वहां अमरनाथ यात्रा जहां पे बोला बर्फानी है वहां पे स्थापित होते हैं नेचुरली, तो उसके दर्शन के लिए, और वही फल यहां बूढ़ा अमरनाथ में भी मिलेगा। और जहां पर बूढ़ा अमरनाथ की बात है, ये पुंछ जिले में पड़ता है और चारों तरफ बॉर्डर हैं और वहाँ पे स्थानीय मुसलमान हैं और जो आर्मी के जवान हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो इस मंदिर की रखवाली करते हैं, और खासकर जो पुजारी हैं वहाँ पे वो भी इस मंदिर का पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आज जहाँ तक बात करें, यहाँ जम्मू के यात्री भगवती नगर यात्री परिसर से करीबन 1318 यात्री यहाँ से रवाना हुए, जो 29 बसों में यहाँ जम्मू से वो सुंदरबनी से होते हुए राजौरी में उनका जो लंगर है वहां होगा, और एक रात के लिए बताया जा रहा है कि वो पुंछ में रुकेंगे और जहां वो फिर बूढ़ा अमरनाथ के यात्रा के लिए जाएंगे, जो वहां पुंछ टाउन से करीबन 23 किलोमीटर की दूरी पे है। जी विशाल जी, तो ये जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है राजेंद्र टिक्कू जी, क्या इस यात्रा में ज्यादातर जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के ही लोग होते हैं या फिर इस यात्रा में शामिल होने के लिए भी दूसरे राज्यों से लोग आते हैं? और ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती कहाँ से है, इसका समापन कहाँ होता है, कितने दिनों की यात्रा होती है? देखिए, यहाँ पे जो आज देखा गया, भारत के विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहां से लोग इस यात्रा के लिए आए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहली बार वहां जा रहे थे। और जहां तक कि उन यात्रियों का सवाल है जो अमरनाथ केव यानी भोले बाबा के बर्फानी के दर्शन करने के लिए गए थे, वो भी यहां से ही बूढ़ा अमरनाथ के लिए जा रहे हैं उन दर्शनों के लिए। मुल्क के दीगर कई हिस्सों से यात्री आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी इसमें शमूलियत हो रही है। यहां तक हमें बताया गया वहां ये 11 दिनों की यात्रा जिसमें आज पहला दिन था, और इस पहले दिन में जैसे पहले ही कहा गया 1318 के करीब यात्री जो है आज उन्होंने भाग लिया। 29 जो बसें हैं उनमें सवार होके वो पुंछ के लिए रवाना हुए। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पुंछ के लिए रवाना हो गए हैं बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल लोग और श्रद्धालु। और इसके साथ ही कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे, और अगली खबर है राहुल गांधी से जुड़ी। राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर है। कल 1 बजे दिन में करीब वो लद्दाख पहुंचे हैं, आज भी वो लद्दाख में ही रहेंगे। तो राहुल गांधी का ये 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर ये लद्दाख के लेह पहुंचे हैं। लेह में राहुल गांधी का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी का लेह पहुंचे पर कल शानदार स्वागत किया गया था। राहुल गांधी के बारे में बताया जाए कि वो विभिन्न कार्यक्रमों में वहां हिस्सा लेंगे। पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे, उनसे उनकी मीटिंगें लेंगे और उनमें एक नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे। और 14वें दलाई लामा 2 दिवसीय यात्रा पर खालसी पहुंचे। दलाई लामा का हुआ शानदार स्वागत। हिल काउंसिल के अध्यक्ष ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और इस मौके पर अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद थे। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। 14वें दलाई लामा 2 दिवसीय यात्रा पर खालसी पहुंचे हैं। दलाई लामा का हुआ शानदार स्वागत। हिल काउंसिल के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और इस मौके पर वहां काफी एक बड़ी जो है भीड़ थी जो उनके स्वागत के लिए जमा थी। और ये बताया जा रहा है कि इस मौके पर अन्य काफी जो गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद थे। तो 14वें दलाई लामा 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं खालसी और दलाई लामा का वहां शानदार स्वागत किया गया है। हिल काउंसिल के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया खासतौर से, और उनके साथ में वहां पर काफी बड़ी संख्या में कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
और ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरों से साफ अंदाजा लग सकता है कि वहाँ पर किस तरह का लोगों में एक खुशी है, जोश है कि दलाई लामा उनके बीच मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोरुप स्टैंसन। मोरुप, लामा जो यहाँ पहुंचे हैं, दलाई लामा, इनके पहुंचने का क्या उद्देश्य है और किस तरह से उनका वहां स्वागत किया गया और कब तक इनको यहाँ ठहरना है, रुकना है? से बोल रहा है पहले से इनकी तैयारियां चल रही थी, दलाई लामा आके लोगों को आशीर्वाद, लोगों जी मोरूप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मोरूप से हम फिर कोशिश करेंगे बात करने की। मोरूप को इस वक्त हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हम बता दें आपको कि 14वें दलाई लामा 2 दिवसीय यात्रा पर खालसी पहुंचे हैं और खालसी में उनका बहुत ही पुरतपाक और गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया, बहुत ही पारंपरिक तरीके से, और जो वहाँ का लोक नृत्य है उसके साथ लोगों ने उनको वहाँ वेलकम किया और दलाई लामा का हुआ शानदार स्वागत। हिल काउंसिल के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया, उन्होंने उसको रिसीव किया और इस मौके पर उनके साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। ज़ेरथांग शिक्षण मैदान में फोटांग निवास के निर्माण की आधारशिला रखी उन्होंने। ये भी खबर आ रही है कि दलाई लामा ने वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने जो एक ज़ेरथांग में जो शिक्षण मैदान है वहाँ फोटांग निवास के निर्माण की उन्होंने आधारशिला रखी है। तो 14वें दलाई लामा 2 दिवसीय यात्रा पर खालसी पहुंचे हैं। दलाई लामा के 2 दिवसीय यात्रा और जिस तरह से उनका वहां पर स्वागत किया गया और जो पारंपरिक अंदाज में जो उनका स्वागत किया गया, काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनका वहाँ इस्तकबाल किया गया, उन्हें स्वागत किया गया उनका। और जो उन्होंने वहाँ पर एक अहम काम किया वो बताया जा रहा है कि ज़ेरथांग शिक्षण मैदान में फोटांग निवास के निर्माण की उन्होंने आधारशिला रखी है। दलाई लामा जब 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे खालसी, दलाई लामा का वहां शानदार इस्तकबाल किया गया। हिल काउंसिल के अध्यक्ष खुद वहां मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए। मोरूप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मोरूप, हमें ये बताएं कि दलाई लामा के दौरा जो है ये कितना अहम है, इसका उद्देश्य क्या था और कब तक वहां रुकेंगे? जी सर, दलाई लामा आज लगभग 7:30 बजे करीब यहाँ चौपर से ले से पहुंचा। ले से ये जगह लगभग 95 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ के रीजन जो शाम रीजन यहाँ कहा जाता है, इनकी तरफ से काफी समय से मांग था कि दलाई लामा आज इनको आशीर्वाद दे, यहाँ पर पूजा किया जाए। तो ये आप ठीक मेरे सामने देख पा रहा होगा कि यहाँ जो वनस्टी है न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। इस समय हमारे साथ जो शाम जो वुमेन समूह लगा है उनसे भी हम तो आज हम ये मौका देखने का टाइम मिल रहा है तो हम बहुत खुश हैं। जी, तो इसमें पूरा गाँव जो हिल काउंसिल को आपके जो एनजीओ को सपोर्ट कर रहा है, जो गाँव वाले भी बाहर चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है कि ये जो इनका जो एक नाइट करते है वो अच्छा हो। हाँ जी, इसमें तो शाम रीजन से सारे थे तो देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरफ से ये इनका एक सपना था कि दलाई लामा इस रीजन में भी आए, तो आज ये सपना पूरा हुआ। आज के दिन इनके लिए पारंपरिक स्वागत हुआ और सबके दिन यहाँ पर पूजा होगा। आपको बता दूं कि यहाँ एक नाइट स्टे होगा। जी स्पेशल मोरूप, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि बहुत साफ आवाज आपको नहीं आ पाई, लेकिन जो कि वहां पर लगता है कुछ इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है, वो आवाज वहां पर थी। बहरहाल तो लामा वहां पहुंचे हुए हैं, उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया है और जाहिर है कि लोगों के बीच उनकी मौजूदगी जो है वो काफी अहम मानी जाती है। इसके साथ ही आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
तो दिल्ली में किसी ने भाव नहीं दिया। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा जेडीयू 5 सीट भी नहीं जीतेगी। सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट को कांग्रेस ने बताया मानसिक दिवालियापन, कहा रांची आए ताकि उनका इलाज कांके में कराया जा सके। साहिबगंज के भोगनाडीह से बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा शुरू, 10 अक्टूबर तक हर विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। बीजेपी की संकल्प यात्रा पर सबसे ज्यादा बरसे चेयरमैन सांसद विजय हांसदा, कहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबरा गई है बीजेपी। फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत ने रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके के दरबार में लगाई हाजिरी, मां की पूजा अर्चना और हवन कर लिया आशीर्वाद। सीतामढ़ी में अगवा बच्चे का शव पुलिस ने किया बरामद, हत्या का आरोपी मिस्ट्री शाह गिरफ्तार। अरवल के रामपुर चाय गांव में भाई ने की भाई की गोली मारकर हत्या, भूमि विवाद को लेकर वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में पुरानी रंजिश में बाजार से घर लौट रहे एक युवक को चाकू से गोदा, फुलवरिया थाना क्षेत्र का पकौली मोड़ के पास की घटना। सहरसा में रूपौली हाई स्कूल के प्रिंसिपल की पिटाई का वीडियो वायरल, ग्रामीणों ने छात्रा के साथ छेड़खानी का लगाया आरोप। भागलपुर में 2 व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, वीडियो में शव को घसीटता हुआ दिख रहा है सनकी शख्स। पटना के बेटा में पशु क्रूरता विभाग ने 3 पशु तस्कर को किया गिरफ्तार, गाय और बछड़े को ट्रक में भरकर झारखंड से कोलकाता ले जा रहे थे तस्कर। धनबाद में गांव और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट। नालागढ़ में फायरिंग की खबर है। खबर आपको नालागढ़ से दे रहे हैं। नालागढ़ में फायरिंग की खबर है। यहां रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई है, जिसमें 24 साल का नंदलाल घायल हो गया है। ये हमला अज्ञात हमलावरों ने किया है। घायल नंदलाल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। नालागढ़ में 1 महीने में फायरिंग का यह दूसरा मामला है। तो खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से खबर आ रही है। नालागढ़ में फायरिंग की घटना घटी है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स को काफी गहरा जख्म आया है। नालागढ़ में फायरिंग की खबर है। यहां रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई है, जिसमें 24 साल का नंदलाल घायल हो गया है। जिस शख्स को गोली लगी है उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। इसका नाम है नंदलाल। ये हमला अज्ञात हमलावरों ने किया है। घायल नंदलाल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। नालागढ़ में 1 महीने में फायरिंग का यह दूसरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा कि सर से वहां पर फायरिंग हुई है। सड़क पर लगता फायरिंग की गई है और ये वहां पर एक मोटरसाइकिल आपको गिरी नजर आ रही होगी। तो इस तरह से ये जो बहुत जल्द ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति यहां पर होती नजर आ रही है। नालागढ़ में फायरिंग की खबर है। यहां रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई है। जिस शख्स पर फायरिंग की गई, जिसे गोली लगी है, उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है और उसका नाम बताया जा रहा है नंदूलाल, जो इस वक्त घायल है, काफी घायल है। उसको घायल अवस्था में ही उससे ले जाया गया है पीजीआई चंडीगढ़, वहां रेफर किया गया। नालागढ़ में 1 महीने में फायरिंग का यह दूसरा मामला है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने, अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की और वो लापता हो गए, वो फरार हो गए। तो अज्ञात हमलावरों की फायरिंग में 24 वर्षीय नंदूलाल बुरी तरह जख्मी बताया जा रहा है, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। एक पेशेंट आया है नंदलाल, 24 साल की उम्र का है। उसकी काफ़ी शार्प इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हैं। एक तो सिर पे है, पेट पे है और बाजू में है और काफ़ी सारी इंजरीज हैं शार्प वुंड। तो उसको उसकी कंडीशन देख के उसको पीजीआई रेफर किया।
तो अभी फिलहाल क्या कंडीशन लग रही थी उसकी? उसका कहा नहीं जा सकता, काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है, उसको सिर पे भी चोट है, तो क्या पता इंटरनल इंजरी हो, इसलिए रेफर करना पड़ा हमें इमीडिएटली। तो अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में नंदूलाल जो है वो जख्मी हो गया है और उससे जख्मी हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। नंदूलाल के जख्मी होने की खबर सुनते ही वहां पर काफी भीड़ भी लगी, चूंकि फायरिंग का ये मामला अपने आप में बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक महीने में दूसरी ऐसी घटना है, महीने भर के अंदर ऐसी दूसरी घटना है जब इस तरह से ओपन फायरिंग हुई है। और तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि एक बाइक गिरी पड़ी है और जो कुछ उनके हमलावरों के हाथ में कुछ रहा होगा उसका भी हम देख सकते हैं, कोई औजार जैसी कोई चीज़ है, लेकिन फायरिंग हुई है, गोली चली है। नालागढ़ में फायरिंग की खबर है, यहाँ पर रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई जिसमें 24 साल का नंदूलाल घायल हो गया है। यानी जिस व्यक्ति को गोली लगी उसकी उम्र 24 साल, उसका नाम नंदूलाल बताया जा रहा है। यह हमला अज्ञात हमलावरों ने किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे रिपोर्टर जगत बैंस। जगत, पूरी घटना क्या है, कैसे हुई? जी विशाल, बताना चाहता हूँ, ये बीते कल शाम 7 बजे के आसपास की घटना है। ये सेरी गांव का रहने वाला नंदलाल उर्फ नंदू, जिसकी उम्र 24 वर्ष थी, वो बाजार से अपनी पत्नी के साथ जैसे ही अपने घर सेरी की ओर जाने लगा तो गुरुद्वारा साहिब वार्ड नंबर 7 के पास पहुंचा तो वहां पर एक कार में सवार होकर अज्ञात बदमाशों ने इसके ऊपर पहले कुछ फायरिंग की और उसके बाद तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। लगातार इसके ऊपर तेजधार हथियारों से हमला किया गया और इसे घायल अवस्था में छोड़कर आरोपी कार में सवार होकर फरार हो गए। फिलहाल आसपास के लोगों की मदद से घायल युवक नंदलाल उर्फ नंदू को नालागढ़ के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर इसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने इसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस ने मौके का जायजा लिया और उसके बाद आसपास की सीसीटीवी फुटेज और एसएसपी बद्दी भी कल शाम को मौके पर पहुंचे थे, रात को उन्होंने भी मौके का जायजा लिया। फिलहाल जो आरोपी है वो अज्ञात है, उनका कोई अभी पूरा कोई सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार रात से ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है जगह जगह, जहां जहां पर भी उन्हें शक पड़ रहा है कि इस मार्ग से ये कार सवार गए होंगे या आए होंगे। तो दूसरा डंप डाटा, कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाली जा रही है। फिलहाल जिस तरह युवक जो घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में पहुंचा तो उसने अपने आप को बताया कि उसके ऊपर गोलियां चली और तेजधार हथियारों से हमला किया गया। पुरानी रंजिश का ये पूरा जो वाकया है, ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस युवक पर हथियारों से हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके आगामी जांच है जो शुरू कर दी थी, लेकिन अभी भी जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है, एसएसपी बद्दी मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि प्राथमिकता जो युवक इस पूरे मामले में घायल हुआ है उसे बचाने की कोशिश है, उसे पहले हॉस्पिटल में लाएगा और उसके बाद अब पीजीआई चंडीगढ़ में पुलिस की टीम की देखरेख में इलाज जो घायल युवक है उसका किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 10 अगस्त को 2 सगे भाइयों के ऊपर तेजधार हथियारों से हमला किया गया और बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। और जो घटना घटी इसी के 1 किलोमीटर के दायरे में पूरे बाजार के बीचों बीच इस घटना को अंजाम दिया गया। इवन के 7 बजे के आसपास का समय, कुछ दिन रहता है, रात भी नहीं इतनी होती, लेकिन शरेआम शरे बाजार इस तरह की घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं सवाल तो पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 72 घंटे में जो डबल मर्डर केस था उसे सुलझा लिया था, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो बदमाश है आते हैं, मारकर चले जाते हैं और उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जाने हैं 2 सगे भाइयों की गई यहाँ, और जिंदगी और मौत से एक युवक 24 वर्ष का नंदलाल उर्फ नंदू भी यहाँ पर तड़पता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है और कब जो घायल अवस्था में पीजीआई में जिसका इलाज चल रहा है वो उसकी जो सेहत है, उसका जो सुरक्षित है, वो कब तक हो पाता है। जी जगत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा इशू है और जाहिर है कि पुलिस विभाग के लिए खास तौर से ये एक बहुत किसी चुनौती से कम नहीं है कि महीने भर के अंदर ऐसी 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और सिरमौर के रोनाहट में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां रोनाहट के समीप एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई जिसमें प्रोफेसर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक रमेश भारद्वाज रोहट कॉलेज में प्रोफेसर थे।
मृतकों में साक्षी भारद्वाज और जयराम भी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो इस वक्त एक अहम खबर जुड़ी है, जो हादसे से जुड़ी खबर है। यह हादसे की खबर आपको बता रहे हैं। ये काफी दर्दनाक ये हादसा पेश आया सिरमौर के रोनाहट में। सिरमौर, जी हाँ, ये वही जगह है जहां आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ और बारिश से हुई तबाही की स्थिति का जायजा लेने के लिए जाने वाले हैं। उसी सिरमौर के रोनाहट में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां रोनाहट के करीब एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई, जिसमें प्रोफेसर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक रमेश भारद्वाज रोहट कॉलेज में प्रोफेसर थे। मृतकों में साक्षी भारद्वाज और जयराम भी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, ये हादसा कैसे पेश आया, इस वक्त क्या स्थिति है और क्या कार में 3 ही लोग सवार थे या कुछ और लोग भी सवार थे? देखिए विशाल, आपको बता दूं, शिलाई विधानसभा क्षेत्र के रोनाहट के समीप ये सड़क का पेश आया है और जो जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी के मुताबिक यही पता चला कि इसमें 3 ही लोग सवार थे। रोनाहट से कुछ दूरी पर ये कार जो खाई में गिरी है, ऑल्टो कार थी और इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें रोनाहट कॉलेज के प्रोफेसर भी शामिल थे। तीनों ही लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते तुरंत स्थानीय मौके पर पहुंचे, शवों को खाई से बाहर यहाँ पर जो निकाला गया। फिलहाल शिलाई हॉस्पिटल में इन शवों के पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों को सपोर्ट कर जाएंगे। और आपको ये भी बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है कि आखिर हादसे के क्या कुछ कारण यहाँ पर जो रहे। बेसाल जी, तो ये मामला दर्ज हो गया है, इसकी छानबीन भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस हादसे का कारण असल में बना क्या, किस वजह से ये हादसा पेश आया, ये एक अहम कारण है इसको जानना। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि इसमें कुल 3 ही लोग सवार थे, तो क्या ये माना जाए कि ये हादसा बहुत ही ज्यादा मतलब विभत्स था और कुछ इस तरह की स्थिति थी कि उससे बच पाना मुश्किल था? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तस्वीरें वैसा सामने आई है, साफ देखा जा सकता है कि करीब 300 फीट गहरी खाई में कार जो गिरी थी। पूरा ढंगा यहाँ पर था जहाँ पर कार गिरी थी, तो बिल्कुल भी तस्वीरों देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचना बिल्कुल बेहद मुश्किल यहाँ पर था और बिल्कुल मौका पर ही सभी लोगों की यहाँ पर जो मौत हो गई थी। हादसे के क्या कुछ कारण है, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तीखा मोड़ था और चालक अचानक यहाँ पर जो गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी जो गहरी खाई में जा गिरी। बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ इस बारे में आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुख करते हैं दूसरी खबर का, और सीएम सुक्खू आज सिरमौर का दौरा करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सिरमौर का ही दौरा करने वाले, और उसी सिरमौर में ये घटना घटी जो हादसा अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो सीएम सुक्खू आज सिरमौर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो बारिश बाढ़ से हुए नुकसानात का जायजा लेंगे। साथ ही प्रभावितों से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। वो यहां 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम बनने के बाद ये उनका सिरमौर का पहला दौरा है। वो करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए शिलाई के सतौन पहुंचेंगे। वहां से अंबौन गांव में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। फिर NH 707 पर कच्ची ढांग सड़क का निरीक्षण करेंगे। सीएम CCI राजपन में स्थापित किए गए आपदा प्रभावित राहत शिविर का निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर बाद करीब 3:30 बजे वो कंडीईवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद सीएम सुक्खू का नाहन से सीधा दिल्ली के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, चूंकि वो सिरमौर से ही हमारे साथ जुड़े थे। सतीश, सिरमौर में एक बड़ा हादसा पेश आया जिसके बारे में आपसे हमने तफसील ली है, और उसी सिरमौर में आज सीएम का वहां दौरा भी होना है। तो वहां दौरे की क्या तैयारियां हैं और कितनी उम्मीद है सिरमौर के लोगों को, खासतौर से उन इलाके के लोगों को जहां पर बारिश और बाढ़ से काफी ज्यादा क्षति हुई है? बेसाल, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सिरमौर जिला वो पहुंचे। आपको ये बता दें करीब 11 बजे शिलाई विधानसभा क्षेत्र के सतौन में उनका हेलीकॉप्टर लैंड यहाँ पर करेगा। उसके बाद सबसे पहले अंबोन गाँव जाएंगे और यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और यहाँ पर प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम कच्ची ढांग NH 707 वो पहुंचेंगे। यहाँ पर भी बड़ा नुकसान हाल हुई बारिश से हुआ है। उसके बाद सिरमौरी ताल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे हाल में बादल फटने की घटना हुई थी और एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। उसके बाद नारीवाला में हो जाएंगे, वहां पर भी भारी बारिश से बड़ा नुकसान जो
हुआ दोपहर बाद नाहन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और नाहन विधानसभा क्षेत्र के कंडेल वाला इलाके का दौरा करेंगे। यह भी बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री के इस दौरे से लोगों को काफी उम्मीद है और खासकर लोगों को जो इस बाहरी आपदा से प्रभावित हुए, मुख्यमंत्री क्या कुछ यहाँ पर ऐलान करके जाती है देखने वाली बात जो रहने वाली, क्योंकि बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। सिरमौर जिला की वैसा बात करें तो करीब 350 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया जाता है, लोगों की उम्मीद जरूर इस बात पर टिकी हुई है। सतीश, आपकी आवाज़ बहुत साफ हमें मिल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी आपने जो जानकारी दी है मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंची है। हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे बाद में ज़्यादा जानकारी के लिए। तो सतीश शर्मा हमें बता रहे थे कि सीएम सुक्खू आज सिरमौर पहुंचने वाले हैं और एक ही उद्देश्य है कि जहां कहीं भी तबाही हुई है बाढ़ से, बारिश से, उसका जायजा लिया जाए और जहां ज़्यादा तबाही हुई है, जहां जल्दी राहत चाहिए, जहां जल्दी जो है रेस्टोरेशन चाहिए, वहां तक जानकारी पहले पहुंचे और वहां लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। शिमला के समर हिल इलाके में मलबे से 14वां शव बरामद किया गया। अब भी 7 लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके चलते बेहद मुश्किल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और तथाकथित एक्टिविस्ट इल्हान उमर पर बड़ा खुलासा, इजराइल वॉर रूम का ट्वीट। इल्हान उमर के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे। पिछले साल विश्व कप में निःशुल्क यात्रा की। इल्हान ने पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक मदद से कश्मीर का दौरा भी किया। तो ये इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। एक काफी अहम यहां पर खुलासा होता नजर आ रहा है। तथाकथित एक्टिविस्ट इल्हान उमर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल वॉर रूम का ट्वीट है और इल्हान उमर के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पिछले साल विश्व कप में निःशुल्क यात्रा की इसने। इल्हान ने पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक मदद से कश्मीर का दौरा भी किया था। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर तैयदा सिंह सोडी। सोडी जी, ये किस तरह के खुलासे हैं और इससे इसके इर्द गिर्द जो गतिविधियां इसने की है या जो खुलासे सामने आ रहे हैं, इससे क्या इशारा मिलता है? विशाल, इल्हान उमर जो है इसने हमेशा से भारत विरोधी जो स्टैंड है वो लिया हुआ है। हर बार भारत विरोधी भाषण ये देती हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं। और अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था यूएस कांग्रेस में, तो वहां पर भी इल्हान उमर ने भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ कई टिप्पणियां की थी। और उन्होंने इल्हान उमर ने इस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था वहां यूएस कांग्रेस में, उसे भी उसने बाइकॉट किया था। लेकिन अब ये खुलासा जो इजरायली वॉर रूम ने किया है कि किस तरह से इल्हान उमर जो है वो पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान के इशारों पे वो काम कर रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि इल्हान उमर ने 18/4/2022 को जो पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा किया। वहां पर पाकिस्तान के जो आर्मी के आला अधिकारी हैं उन्होंने उसे वहां पर ब्रीफ किया। तो ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, ये कनेक्शन दर्शाता है कि किस तरह से इल्हान उमर ने पाकिस्तान के कहने पे जो वो स्टेटमेंट दे रही है हमें भारत के खिलाफ, उसने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बातें की, तो ये बिल्कुल वो चीजें दर्शाता है कि एक तरफ वो तो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही हैं और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के कहने पे, पाकिस्तान आर्मी के कहने पे अपनी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ड कर रही हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जब गवर्नमेंट ऑफ कतर के खर्चे पे भी वो
कतर गई हुई थी। वहां पर ये इजरायली वॉर रूम ने जो खुलासे किए हैं कि किस तरह वर्ल्ड कप को देखने के लिए उन्हें फ्री टिकट्स दिए गए थे, फ्री रहना, खाना पीना, ट्रेवल सारा एक्सपेंस उठाया गया था। और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं जो कतर पे हमेशा से ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्जाम लगा रही हैं। तो ये दोहरा मापदंड जो है, जिसे अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं, इल्हान उमर की, वो सामने आई है कि किस तरह उन कंट्रीज, जिन कंट्रीज का ह्यूमन राइट इंडेक्स जो सबसे लोएस्ट है, जहां पर जो मानव अधिकार हैं जिनको पूरी तरह से जिनका हनन किया जाता है, वहां पर इल्हान उमर जाती हैं, उन सरकारों के खर्चे पे जाती हैं और फिर वापस आके ना सिर्फ वो अपने ही मुल्क, आप देख लीजिए अमेरिका की जो सरकार है उसके खिलाफ भी वो कई बार डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करती रही। और अभी आप देख लीजिए जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री यूएस गए हुए थे तो उन्होंने काफी जो भारत के खिलाफ, भारत का जो डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ बहुत कुछ बोला था। जी विशाल जी, तो इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये जो हिपोक्रेसी है या हिपोक्रेटिक स्टैंड है, इससे क्या, किसे नुकसान, किसे फायदा, खासतौर से भारत के मामले में कितना जो है इससे सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए विशाल, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अमेरिका के रिपब्लिकन, जिन्हें कंजर्वेटिव पार्टी भी कहा जाता है या ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है, वो इल्हान उमर को कई बार एक्सपोज कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि इल्हान उमर जो है वो वीजा फ्रॉड में भी मुलविस हैं। उन्होंने अपने ही भाई से निकाह करके उसे अमेरिका लाया, वहां की नागरिकता दिलाई, तो एक बहुत बड़ा जो इमिग्रेशन फ्रॉड था उसमें भी वो मुलविस थी। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ये चीजें बोल रहे थे तो इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी। इल्हान उमर के जो बयानात आ रहे हैं भारत के खिलाफ, इस तरह के बयान कि भारत में माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है, लेकिन इल्हान उमर हमेशा, आप देख लीजिए पाकिस्तान, जहां पर कल ही आपने देखा कि एक चर्च को जला दिया गया, चर्च में रखे हुए जितने भी बाइबल थे या उनके जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर थे उन सबको जला दिया गया। माइनॉरिटीज को आए दिन पाकिस्तान में टारगेट किया जाता है, हिंदूज हों, सिख हों, अहमदियाज हों, इवन शियाज हों, उन्हें लगातार पाकिस्तान में टारगेट किया जाता है। लेकिन इल्हान उमर की तरफ से आपने कभी भी एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान नहीं सुना होगा। तो ये लगातार दर्शाता है कि इल्हान उमर जो है वो किन के बेहस्त पे काम कर रही हैं। अमेरिका में अगर किसी माइनॉरिटी पे कुछ होगा तो वो बात करेंगी, लेकिन पाकिस्तान, कतर या ऐसे इस्लामिस्ट देश जहां पर एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया जाता है उनके बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगी। देखिए, भारत की छवि खराब करने के लिए इल्हान उमर उस टूल किट गैंग का हिस्सा है जिसमें लगातार भारत विरोधी बयानात दिए जाते हैं, भारत विरोधी ट्वीट किए जाते हैं, लेकिन हर बार इल्हान उमर जैसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। कल ही जैसे ये इजरायली वॉर रूम ने ट्वीट करके बता दिया कि अगर आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको एक ऐसी कंट्री जिसका ह्यूमन राइट इंडेक्स सबसे नीचे है, आप उनके खर्चे पे वहां पर आप एक जंकेट पे जाते हैं अपनी फैमिली लेकर उनके, तो आप उन्हीं का नैरेटिव चलाएंगे। तो ये क्लियरली उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही है और ये दर्शाता है कि जो उनका भारत विरोधी स्टैंड है वो सिर्फ पाकिस्तान से जो उन्हें फाइनेंस किया जाता है, पाकिस्तान से जो उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो जिसकी तस्वीर अभी ये सामने आई है कि किस तरह उनके जंकेट्स को स्पॉन्सर किया जाता है। तो ये पूरे इवन अमेरिका के उन लोगों के लिए भी जो इल्हान उमर की बात पे यकीन करते हैं, जो डेमोक्रेटिक वहां पर पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, उनके लिए भी एक ये संदेश है कि किस तरह से इल्हान उमर वो जो लूप होल्स हैं उसे मिसयूज करके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भारत के खिलाफ बयाना देती रहती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं, जो खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इससे पता चलता है कि जो एक डबल स्टैंडर्ड है, जो हिपोक्रेसी है, उसकी लिमिट क्या हो सकती है और वो क्या कुछ इसमें हो रहा है। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं कुपवाड़ा से बड़ी खबर यह है कि मच्छर सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा के
मछैल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने वहां पर घेरा लगा रखा है, सर्च ऑपरेशन जारी है, तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन यह सर्च ऑपरेशन किस लिए है और वहां पर क्या कोई आतंकवादी वहां छुपे हैं या क्या मामला है, क्या ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर क्या कुछ मुठभेड़ हो रही थी, इस बारे में अभी हम फौरन डिटेल्स लेंगे अपने संवाददाता यहिया से। इस वक्त आपको बता दें, इस वक्त फिलहाल के कुपवाड़ा से खबर आपको दे रहे हैं। कुपवाड़ा में बड़ी खबर है, कुपवाड़ा के मछैल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये सर्च ऑपरेशन कुपवाड़ा के मछैल सेक्टर में जारी है। क्यों है ये सर्च ऑपरेशन, किस इलाके में ये हो रहा है, तमाम जानकारियां हमें देंगे यहिया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, मछैल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुपवाड़ा से आपको खबर दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको हम डिटेल बताएंगे कि दरअसल वहां पर क्या कुछ हुआ है, ये सर्च ऑपरेशन किस इलाके में है, क्यों है, क्या वजह है। अपनी रिपोर्ट पूछेगा, आपको बताएंगे। फिलहाल छोड़ खबरें। छह 600 साल पहले कश्मीर में नहीं था कोई मुस्लिम। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कविंदर गुप्ता ने गुलाम नबी आजाद के बयान का किया है स्वागत। कहा, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। गुलाम नबी आजाद के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि आजाद का बयान मूर्खता और बेवकूफी वाला बयान है। आजाद ने कहा कि इस्लाम 1500 साल पहले आया। गुलाम नबी आजाद को इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। उमर अब्दुल्ला का बयान, पिछली सरकारों ने राष्ट्र को खत्म करने की कोशिश की, एनसी ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। आजाद के बयान पर उमर ने कहा, मुझे नहीं पता कि गुलाम नबी आजाद ने किस संदर्भ में दिया बयान। एनसी लीडर शेख बशीर ने गुलाम नबी आजाद पर किया पलटवार। कहा, आजाद बीजेपी की बी टीम के तौर पर कर रहे हैं काम। सियासी लीडरान को मजहब की जगह अवामी मसाइल पर करनी चाहिए बात। श्रीनगर लाल चौक से पिस्तौल और खाली मैगजीन के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। राहुल गांधी का लेह पहुंचने पर हुआ शानदार स्वागत। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर है लेह, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर एनआईए के छापे। पाकिस्तान दहशतगर्दी साजिश केस मामले में छापे। 2014 नौशहरा श्रीनगर एसिड अटैक केस, अदालत ने दिया 2 मुलजिमों को कसूरवार करार। अदालत में 19 अगस्त को होगा सजा का ऐलान। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में भी हुई समाअत। चीफ जस्टिस की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच पर हुई समाअत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी अदालत में रही मौजूद। चबलवास नेल राब्ता सड़क पर पीएमजीएसवाई का काम जारी। तामीरी कामों के मैयार पर लोगों ने उठाए सवाल। मशहूर गौहर अली लोन को प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए किया गया मुंतखब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दे रहे हैं। खबर कुपवाड़ा से है। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की खबर आ रही है। कुपवाड़ा के मछैल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर यहिया। यहिया, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर ये कौन है, एंकर कौन है? जी यहिया, मेरा सवाल यह है कि कुपवाड़ा में जो सर्च ऑपरेशन जारी है, ये किस मछैल सेक्टर के किस इलाके में है? ये सर्च ऑपरेशन किस वजह से चलाया जा रहा है? यही आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो यहिया से हमारी कोशिश है बात करने की, जुड़ने की। कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में खबर यह है कि कुपवाड़ा के मछैल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर। जाहिर है सर्च ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि कुछ वहां पर बहुत ही कोई सनसनीखेज, कोई संदिग्ध, कोई या तो व्यक्ति है या कोई ग्रुप है या कोई हमलावर है या कोई
वहां आतंकी है। यैया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यैया, मेरा सवाल ये कि ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है मछेल सेक्टर में, ये किस वजह से सर्च ऑपरेशन जारी है? क्या कुछ मुठभेड़ हुई थी या मुठभेड़ होने वाली है? क्या है इशू? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि मछेल सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाका है, वहां पर आज फौज ने सवेरे से ही पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के जंगलाती इलाके में जो है बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की है। फौज को एक खुसूसी और इतला मिली है कि इलाके में कुछ नकल हरकत देखी गई है, चाहे मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश कर रहे थे या वो आ चुके थे या कुछ वहां पर असला बारूद जो है वो जमा किया गया। तो उस हवाले से पूरे एरिया को, जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है, वहां पर फौज ने बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की है। पूरे जंगलाती इलाके में मुहासरा जारी है और सवेरे से ही 4 बजे से लगातार जो है खबर आ रही है कि वहां पर तलाशी कार्रवाई जारी है। लेकिन फौज को शुबा है कि इलाके में मिलिटेंटों की नकलो हरकत देखी गई है या वहां पर असला बारूद की एक बड़ी खेप जो है उसकी भी खबर बताई जा रही है कि असला बारूद की भारी खेप जो है वहां पर जमा की गई है। उस हवाले से बड़े पैमाने पर जो है फौज ने तलाशी कार्रवाई जारी रखी है। आप कुछ ही मिनटों में जो है यह पता चलेगा कि आया इस पार मिलिटेंट आए हैं या असला बारूद की भारी खेप जो है वो कहीं न कहीं फौज के हाथों लग गई है। इस हवाले से अभी तक जो इत्तलात हमारे पास मौसूल हुई है न्यूज़ 18 पर, खुसूसी तफसीलात यही है कि वहां पर पूरे जंगलाती इलाकों को फौज ने मुहासरे में ले रखा है और फौज की मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में रवाना की गई हैं। कि वाज़ेह है कि विशाल, इससे पहले भी कई बार इस इलाके में इनकाउंटर हुए हैं और इनकाउंटर करीबन 4 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें करीबन आज तक 8 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। और आज भी इसी तरह की इत्तला थी कि मिलिटेंट इस पार आने की ताक में है, लेकिन वहां पर फौज अलर्ट है। पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, इस वक्त भी जारी है और फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई है। और फौज को शुबा है या तो मिलिटेंट इस पार आ चुके हैं या तो वहां पर जो असला बारूद की जो है वो भारी खेप जो है वो कहीं न कहीं उन्हें नजर आ रही है। तो उस हवाले से अभी तक जो है तलाशी कार्रवाई उस इलाके में बड़े पैमाने पर जारी है, ताकि किसी भी तखरीबी कार्रवाई को अंजाम देने की जो कोशिशें हैं या मंसूबा है उससे नाकाम बना दिया जाएगा। जी विशाल। जी यैया, ये इन दिनों जबकि ये बारिशों का मौसम है, ऐसे मौसम में ही ज़्यादा इस तरह की हरकतें होती हैं, ज़्यादा इस तरह की कोशिशें होती हैं इन्फिल्ट्रेशन की या जो मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा इस तरह से पड़ जाती है। ये एक ख़ास वक्त क्यों होता है आखिर ऐसा, और किस तरह की सहूलतें इसमें उन्हें ऐसा लगता है दरअंदाजों को कि उनको मिल पाती है, और ये कितना बड़ा चैलेंज इस मौसम में होता है सुरक्षा बलों के लिए उन पर नजर रखना या उनको घेरे में लेना, उन्हें पकड़ना, मारना? जी विशाल, हमेशा कोशिश रहती है मिलिटेंटों की वो इस पार मौसम का फायदा उठाकर इस पार दाखिल हो, क्योंकि जब भी बारिशें हो जाती हैं तो फौज को तलाशी कार्रवाई में काफी मुश्किलात आ रहे हैं, क्योंकि ये काफी जंगलात घने होते हैं वहां पर मिलिटेंटों को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। और जब ऊपर से मौसम भी खराब हो तो मजीद दिक्कतें जो है फौज को बढ़ जाती हैं। तो इसका फायदा जो है वहां पर मिलिटेंट लेना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फेंस है वहां पर हर 2 मिनट, हर 4 मिनट के बाद जो है फौज की बदली हो जाती है। वहां पर नजर टिकी रहती है कि उस पार किस तरह की गतिविधि हो जाती है, उस पर लगातार नजर हो जाती है। और पाकिस्तान के जो भी मंसूबे हैं उससे हर वक्त नाकाम बनाने की जो है कोशिशें की जाती हैं। और इस बार भी फौज ने एक बड़ा चैलेंज लिया है, चाहे बर्फबारी हो, चाहे बारिशें हो, चाहे गनगन हो, कुछ भी हो, वो इस पार मिलिटेंटों को आने जो है नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में फिर से तखरीबी कार्रवाई हो, कश्मीर में फिर से माहौल खराब हो, ये नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से लगातार जो है एलओसी पर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरे, चाहे मछिल सेक्टर की बात करें, केरन, कुपवाड़ा, जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं जो पाकिस्तान से जिनकी सरहदें मिलती हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट आ पाए और यहाँ पर कोई तखरीबी कार्रवाई अंजाम दे। उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही या तो न्यूट्रलाइज किया जाता है या तो उन्हें वापस किया जाता है। उस हवाले से जो है आज फौज अलर्ट है और हिंदुस्तानी फौज लगातार सरहदों पर निगरानी करती है। और 24 घंटे चाहे दिन हो या रात, मौसम का फायदा अब
मिलिटेंट लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान फौज जो है, हिंदुस्तानी फौज, वो मिलिटेंटों के हर कार्रवाई को नाकाम बनाने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया आपका यही तमाम जानकारी के लिए। तो मछेल सेक्टर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमारे रिपोर्टर में वही बात कही है कि उस इलाके में कुछ नक्ल हरकत देखी गई है। ऐसी आशंका है कि कुछ उस पर दरअंदाज हो सकते हैं और इसीलिए उस इलाके को घेरे में लिया गया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि अगर कोई ऐसी नापाक हरकत की कोशिश हो तो उसे भी नाकाम बना दिया जाए।